नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय के लिए जैविक अपशिष्ट का टॉपिक करवाएंगे साथियों। इसके एमसीक्यू आपको करवाएंगे। जैविक अपशिष्ट का जो आपको टॉपिक दिया गया है, पहला है वह केचुआ जो 1 से 3 मीटर गहराई पर रहता है तथा दोनों प्रजातियों कौन सी एपिजिक और इंडोजिक के बीच की श्रेणी में आता है, उसे क्या कहते हैं? एपिजिक, इंडोजिक, फायोसिक या डायोजिक। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना, द आंसर देना, क्या कहा जाता है? डायोजिक। अगला है कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली वर्मी कंपोस्ट बनाने के संबंध में सुनिश्चित कीजिए। यहाँ कहने का मतलब वर्मी कंपोस्ट बनानी है अच्छी गुणवत्ता वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या अपना चाहिए, क्या नहीं, उसके संबंध में आपको मैचिंग के लिए आ सकता है। जैसे कि पहला दिया गया है कच्चे माल का आंशिक विच्छेदन कितना होना चाहिए, जैसे कचरे में नमी कितनी होनी चाहिए, कचरे का तापमान कितना होना चाहिए, कचरे का उदासीन पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब एमसीक्यू आएगा तो आपको कह के रूप में आपको मैच करना साथियों। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला है कच्चे माल का आंशिक विच्छेदन। इसमें साथियों आपको चाहिए 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए। कितना चाहिए? अच्छी कंपोस्ट बनानी है तो आपको कच्चे माल का आंशिक विच्छेदन हेतु 15 से 20 दिन आपको चाहिए। दूसरा, कचरे में नमी। कचरे में नमी 30 से 40% होनी चाहिए। कितनी? 30 से 40%। तीसरा, कचरे का तापक्रम। कचरे का तापक्रम 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 20 से 27। अगला है कच्चे का उदासीन पीएच मान, जो कि 7.0 के आसपास होना चाहिए। तो जब इस प्रकार साथियों इसमें आपका आंसर ख आंसर आएगा। क्या? ख 2 1 3 4। ठीक है। आप साथियों अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। अगला है केचुए के शरीर में पाए जाने वाला एंजाइम के संबंध में सुमेलित कीजिए। यहाँ एंजाइम दिए गए हैं, उसकी विशेषता दी गई है और लास्ट में क्या क्या के रूप में आपको उसका चयन करना है। जैसे कि इसमें विशेषता जैसे लाइपेज है, पेप्टेज है, सेलुलेज है, एमाइलेज है। तो ये इनकी विशेषता दी गई है, इनको आपको इसमें मैच करना है साथियों। तो देखो, जो लाइपेज है इसकी विशेषता होती है, क्या होती है? वसा के पाचन के लिए। क्या होता है? वसा पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? लाइपेज। अगला है पेप्टेज। पेप्टेज आता है प्रोटीन पाचन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन पाचन के लिए। तीसरा, सेलुलेज। सेलुलेज आता है सेलुलेज पाचन के लिए। चौथा है एमाइलेज। ये आता है स्टार्चर व ग्लाइकोजन पाचन के लिए आता है। साथियों इसको हमने एक साथ लिया है। तो हो सकता है जब आपका अगर ऐसा एमसीक्यू आता है तो ये इसमें ध्यान से लगा 1 2 3 4। तो आपका ये मतलब कि ये अलग अलग आएगा। तो हमने इसको एक साथ इसलिए दिया है कि आपको जल्दी से ये क्वेश्चन याद हो सके, ठीक है। जब लाइपेज की विशेषता पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, ये पेप्टोज प्रोटीन पाचन के लिए, सेलुलोज सेलुलर पाचन के लिए, एमाइलेज स्टार्चर व ग्लाइकोजन पाचन के लिए। इसको हो सकता है चेंज करके आपको दे सकते हैं। अगला है वर्मी कंपोस्ट के कणों पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है ताकि मौजूद नमी को जल्दी से वाष्पीकरण द्वारा हास नहीं हो पा सके। अब आपको वर्मी कंपोस्ट होता है, उसके अंदर एक कोई झिल्ली पाई जाती है जिससे नमी को वाष्पीकरण नहीं बन सके, वो उड़ नहीं सके। तो उसमें कौन सा होगा? जैसे उसे कहा जाएगा पेराट्रोपिक, पोरफायरिन, मेट्रीमाइड या फर्टिलाइड। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है पेराट्रोपिक कहा जाएगा उसको। अगला है निम्न में से कौन जैविक कचरे का उदाहरण नहीं है? यहाँ कुछ जैविक कचरे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है आपको आंसर देना है। खाद्य अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट। तो साथियों इसमें आंसर आएगा, स आएगा प्लास्टिक अपशिष्ट। ये जैविक कचरा नहीं होता है। तो साथियों ध्यान रखना, जब भी एमसीक्यू आता है तो आप लास्ट में ध्यान नहीं देते हैं। तो आप तो देखते हैं कि जैविक कचरा कौन सा है, उदाहरण कौन सा है। नहीं, आप लास्ट में पूरा देखा करो। नहीं है वाले जो शब्द आते हैं उसमें अधिकांश बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और आंसर गलत करते हैं। तो ध्यान से इसे देखना चाहिए, इस प्रकार के एमसीक्यू को। अगला है
जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया में किस प्रकार का सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से उपयोग होता है? अब जो जैविक खाद जो बनती है, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होता है, वो प्रयोग किया जाता है। वो क्या वायरस के को होता है, या बैक्टीरिया होता है, या कवक होता है, या प्रोटोजोआ होता है? तो इसमें आपको सही आंसर देना साथियों। तो इसमें सही आंसर में होगा बैक्टीरिया। क्या कहलाएंगे ये? बैक्टीरिया कहलाएंगे। अगला है, केंचुओं द्वारा गहरी सुरंग बनाने के संबंध में सही कथन है। अब जो केंचुआ होता है, ये 3 प्रकार के केंचु हैं, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। अब इनको ये तीनों अलग-अलग है, तीनों की क्या सुरंग जो होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया 1 मीटर गहराई, 3 मीटर गहराई, 1 से 3 मीटर गहराई, और लास्ट में क्या-क्या के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों देखो, एपीजिक जो होता है, इसको याद करने के लिए हमने सुरंग लिया है 1 मीटर गहराई चाहिए। कितनी सुरंग बनाएगा ये? 1 मीटर गहराई में। इंडोजिक बनाएगा 3 मीटर गहराई में। कितने? 3 मीटर। और डायोजिक बनाएगा 1 से 3 मीटर गहराई के अंदर बनाएगा। आंसर आएगा क्या आएगा? 1, 2, 3। ठीक है साथियों, याद करने के हिसाब से हमने आंसर इसको ईजी रखा है, ताकि अगर इस प्रकार ये चेंज आए तो आप इसको फ़ौरन याद करके अपने माइंड में बिठा सकें और उसे सही कर सकें। अगला है, कम कंपोस्टिंग के दौरान कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:1, 20:1, 30:1 या 50:1? तो इसमें साथियों आपको आंसर देना, सही आंसर देना 30:1 में होना चाहिए। निम्न कंपोस्ट बनाने की विधि का किस का विकास को सम्मिलित कीजिए। ये साथियों जो विधि दी गई है, इंदौर विधि से कंपोस्ट बनाना, बेंगलोर विधि से, या नेटिव विधि से। अब विकास ये कहाँ हुआ था इसका, और इसमें लास्ट में इसमें कथन को आपको इसका चयन करके बताना क्या क्या के रूप में। तो चलते हैं सबसे पहले इंदौर। इंदौर जो विधि है, ये विधि साथियों, इसका विकास जो हुआ है, तो इसमें आंसर आएगा सेकंड वाला, ए होवार्ड तथा यशवंत डी वॉर्ड ने किया। किसने? ए होवार्ड तथा यशवंत डी वॉर्ड ने किया। दूसरी है बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि का किया है सी एन आचार्य ने किया। किसने? सी एन आचार्य। तीसरा नेडेप, नेडेप महाराष्ट्र के नेडेप काका ने इसका किया है विकास। ठीक है, तो इसमें साथियों इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 2, 3, 1। अगला है, जैविक खाद बनाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? जो जैविक खाद बनाई जाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट विधि जो होती है, उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी इन 4 ऑप्शन के अंदर से? ठीक है, खाद्य अपशिष्ट को जलाना, खाद्य अपशिष्ट को नदी में बहाना, खाद्य अपशिष्ट को कंपोस्टिंग करना, और खाद्य अपशिष्ट को प्लास्टिक में बदलना। तो साथियों इसके अंदर जो ऑप्शन है, इसमें आपका सी आंसर सही है, खाद्य अपशिष्ट को कंपोस्ट में करना। अगला है, वर्मी कंपोस्ट के संबंध में सही कथन है। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, उसके बारे में आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 5 ऑप्शन कौन सा सही है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है साथियों, पहला है, पोषक तत्व नाइट्रोजन 1.2 से 2.5 होता है, पोटेशियम 1.6 से 1.8 होता है, और कैल्शियम 1.0 से 1.5% पाया जाता है। दूसरा है, केंचुओं को प्रजनन एवं खाद्य निर्माण हेतु 30% नमी और वह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड़ की लंबाई 40 से 50 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट रखी जाती है। पाँचवा है, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक पाई जाती है। पाँचवा है, सामान्य रूप से 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें साथियों आपको जो जो पॉइंट दिए गए हैं ये 5, तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हम सरल भाषा में बनाया है, इसलिए इसके 5 पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट तो क्या था, ये कितने पोषक तत्व की मात्रा वाला था, ठीक। और केंचुए में प्रजनन खाद निर्माण हेतु 30% की नमी और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड की लंबाई 40 से 50 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एंटी एंटीनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की तुलना में 8 गुना होती है और सामान्य रूप से 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है।
अगला है कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों आपको इसमें आंसर देना है, सी आंसर देना कितना, 40 से 60 डिग्री। अगला है कंपोस्टिंग प्रक्रिया में एरोबिक बैक्टीरिया का क्या कार्य होता है? ये अपघटन की गति को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और नमी को बनाए रखता है। ठीक, यहाँ बात कर रहे हैं अपन जो कंपोस्टिंग प्रक्रिया होती है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या कार्य करता है। तो साथ ही उसमें आंसर आएगा ए आएगा, ये अपघटन की गति को बढ़ाता है। अगला है कम समय में अच्छी गुणवत्ता युक्त वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर रहे हैं अपने पास समय कम है, अब समय कम को देखते हुए और अच्छी वर्मी कंपोस्ट भी बनानी है तो अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो इसमें कुछ 3-4 बातें दी गई है, इसमें से आपको सही बताना है साथियों। ठीक है, पहला है केचुआ छोड़ने से पूर्व कच्चे माल का 15 से 20 दिन आंशिक विच्छेदन करना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा है आंशिक विच्छेदन का पता करने के लिए ढेर में गहराई तक हाथ डालने पर गर्मी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कचरे में नमी 60 से 70% तक होनी चाहिए। चौथा है कचरे का तापमान 50 से 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो साथियों इसके अंदर जो आपका क्या है आंसर, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 2। कहने का मतलब केवल पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट ये सही होता है कि केंचुआ छोड़ने से पूर्व कच्चे माल को 15 से 20 दिन तक आंशिक विच्छेदन करना आवश्यक होता है। दूसरा, आंशिक विच्छेदन पता करने के लिए ढेर में गहराई तक हाथ डालने पर गर्मी नहीं होनी चाहिए। तीसरा और चौथा पॉइंट गलत है साथ। ठीक है, अगला है कंपोस्टिंग प्रक्रिया में नमी का स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें नमी कितनी होनी चाहिए इस प्रक्रिया के तहत, 10 से 20%, 20 से 30%, 40 से 60% या 70 से 90%। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना, सी आंसर देना, 40 से 60% होनी चाहिए। अगला है वर्मी कंपोस्ट बनाने की चक्रीय चार होद विधि के संबंध में सही कथन है। अब कर रहे हैं विधि की बात कर रहे हैं, कौन सी, चक्रीय चार होद विधि की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कौन सा सही है। तो हम ये 4 पॉइंट हैं इन पे चर्चा करते हैं। पहला है इस विधि के तहत 12x12x2.5 इंच का गड्ढा बनाया जाता है। दूसरा, इस विधि के तहत क्यारी का आकार 5.5 होता है। तीसरा, प्रत्येक क्यारी को एक के बाद एक भरते हैं, अर्थात 1 माह के बाद अगले माह में दूसरी करेंगे। चौथा है एक वर्ष में प्रत्येक गड्ढे में एक बार में लगभग 10 कुंतल कचरा भरा जाता है, जिससे 7 कुंतल खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट की जो ये चक्री चार होद विधि है साथियों, इसके बारे में ये जो चारों पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। अगला है जैविक कचरे के निपटान के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। अब बात कर रहे हैं जैविक कचरे निपटाना था निस्तारने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। कंपोस्टिंग विधि का, खाद बनाना, जलाना या रिसाइकलिंग करना। तो साथियों इसमें आंसर आएगा डी आएगा, रिसाइकलिंग करना। ठीक है, अगला है अब हम बात कर रहे हैं कुछ कथन निष्कर्ष के, एक दो की। पहला है कथन गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। दूसरा कथन कह रहा है गोबर और मूत्र के उचित निष्पादन से जल स्रोत में प्रदूषण कम होता है। पहली बात में तो क्या कह रहा है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। दूसरी बात कह रहा है प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोबर और मूत्र का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है और यह जल स्रोत को सुरक्षित भी रखता है। दूसरा, गोबर और मूत्र जल को प्रदूषित करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। तीसरा है गोबर और मूत्र का कोई लाभ नहीं है। चौथा है गोबर और मूत्र से वायु प्रदूषण होता है और यह जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। तो इसमें साथियों आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल ए आएगा। गोबर और मूत्र का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है और यह जल स्रोतों को सुरक्षित रखता है। अगला है
वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपको इसमें मेज करना साथियों। तो इसमें सबसे पहले तो साथियों इसमें आएगा नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 1.2 से 2.5%। कितनी? 1.2 से 2.5%। फास्फोरस की जो साथियों आएगी वो आएगी 1.6 से 1.8, और कैल्शियम की आएगी 1.0 से 1.5%। इसमें साथियों आपका क्या आंसर आएगा? 2, 3 और 1। ये इससे MCQ साथियों इम्पोर्टेंट है। अगला है कथन निष्कर्ष पे चर्चा है करते हैं। गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। क्या होता है? एक तो मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। दूसरी चीज़, गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन करने से कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, दो चीज़ हैं। अब ऐसे MCQ आते हैं साथ, तो इनको क्या, जो लास्ट के का जो पॉइंट होता है ना, उसको एक हल्का सा अलग से या लिख लो या गोला कर लो, जिससे आपको पता चल सके ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो और ये वाला अधिकांश ऑप्शन जब आपको आएगा तो सेम रहते हैं, लेकिन जो लास्ट के जो पॉइंट होता है, यही चीज़ आपको पकड़नी है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, वापस बता देता हूँ। गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। पहली चीज़, एक तो मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, दूसरा कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से एवरेज अलग अलग हैं। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है और रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत कम करता है। ठीक है, गुणवत्ता तो बढ़ाएगा ही और कीटनाशकों की जरूरत कम करता है। दूसरा है, गोबर मूत्र का निष्पादन मिट्टी की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं डालता और कीटनाशकों की आवश्यकता को बढ़ाता है। तीसरा है, गोबर और मूत्र का निष्पादन केवल कीटनाशकों की आवश्यकता को बढ़ाता है, मिट्टी की गुणवत्ता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा है, गोबर और मूत्र का निष्पादन मिट्टी की संरचना को खराब करता है और कीटनाशकों की आवश्यकता को बढ़ाता है। तो साथियों, इस प्रकार के MCQ में आपका आंसर ए आएगा। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत को कम करता है। ठीक है साथियों। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ वर्षिका एकेडमी ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए और आपको अधिक MCQ उसमें मिल जाएंगे।